Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. BEd first year Understanding Discipline and Subjects. अनुशासन और विषयों की समझ के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है, विद्यालय पाठ्यक्रम में शासन केंद्रित ज्ञान की भूमिका, इसमें हम देख रहे थे ज्ञान के सिद्धांत, थ्योरी और नॉलेज. इस विषय में हमने देखा, अब तक देख चुके हैं अनुभववादी सिद्धांत के विषय में तथा बुद्धिवादी सिद्धांत के विषय में. अब देखेंगे संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत तथा समीक्षावाद का सिद्धांत. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे रेशनलाइजेशन थ्योरी अर्थात संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के विषय में. यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया है. इसमें अरस्तु ने पूर्ण अनुभववाद तथा पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया. अरस्तु का मानना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है और इस प्रकार तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान प्रणाली का विस्तृत रूप होता है. कांट महोदय ने लिखा है कि अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं. इसके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु जो एक्सपीरियंसेस होते हैं स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते. उसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है. आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क तथा चेतना दोनों के प्रशिक्षण के कार्य करते हैं. शिक्षण कौशल मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सकें. कोई भी तथ्य ऐसा हो सकता है जो कि बहुत अच्छी तरह से समझाया जाए, लेकिन बालक के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हों तो उस समय बालक तर्क करता है कि ये कैसे है, ये कहाँ से आया, ये क्या है. इस विषय में जब तक कोई भी व्यक्ति उसके तर्क का समाधान नहीं करेगा तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाएगा या फिर वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाएगा. तो इसमें यही है कि शिक्षण कौशल मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रायोगिक ज्ञान सिद्धांत अर्थात एक्सपेरिमेंटल थ्योरी. ये सिद्धांत ज्ञान के केंद्रिक व तार्किक इन दोनों स्तरों में से जो लेवल्स होते हैं में से संबंध रखता है. प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है. आजकल प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का समर्थन करते हैं. उसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग तथा अनुभव, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट. वही ज्ञान यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, जिसे हम करके अपने अनुभवों के आधार पर प्राप्त करते हैं. उसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव, यानी कि जो वही बात जो हमें बताई गई थी वही ज्ञान उपयोगी भी है तथा दूसरों को हम दे भी सकते हैं, क्योंकि जब ज्ञान उपयोगी है तो बालक भी ग्रहण करेंगे तथा जीवन भी अपना सार्थक बना पाएंगे. ज्ञान की जो वास्तविकता है, रियलिटी है, सत्यता है या फिर उसकी असत्यता है की जांच प्रयोग के द्वारा की जा सकती है. इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति प्रायोगिक विधि पर आधारित होने के कारण ही प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है. इस विधि के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति नए नए अनुभव प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार या सुधार आता चला जाता है. मान लीजिए एक बालक ने किसी कार्य को सीखा है, लिखना सीखा है, तो वह बहुत अच्छा लिख लेता है, किंतु धीरे धीरे उनको बनाने का तरीका कर्सिव राइटिंग में जब सीखेगा तो उसका समय बचेगा
और समय बचने पर वह सोचेगा ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो यही है इसमें करके सीखना। बालक जब कोई भी कार्य करके सीखता है तो उसे बहुत अच्छी समझ आ जाती है। यही सिद्धांत है जो कि सत्यता स्पष्ट करता है। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे योगा थ्योरी या फिर योगिक थ्योरी। योग सिद्धांत के मुख्य प्रतिनिधि पतंजलि ने इस सिद्धांत का काफी महत्व दर्शन के क्षेत्र में यानी कि फिलॉसफी के एरिया में बताया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मस्तिष्क एक प्रमुख विशेषता है कि वह व्यग्र है व इसके साथ साथ हमें इसमें अज्ञानता है। यानी कि मस्तिष्क की विशेषता बताते हुए ये कहते हैं कि ये व्यग्र है तथा इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता है जो सभी शारीरिक व मानसिक विचलनों की जड़ है। कहते हैं कि हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन और मस्तिष्क सबको कंट्रोल करता है, यानी कि वह इंद्रिय जिसे कहा जाता है वह मन और मस्तिष्क है। योग का मुख्य उद्देश्य उस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना होता है तथा इस मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से खत्म करना है। यही केवल योग की साधना के विकास से ही संभव है, जिसमें कुछ शारीरिक तथा कुछ मानसिक क्रियाएं करवाई जाएं, जिससे कि केंद्रीयकरण की सहायता से मानसिक संचेतना को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। जब एक योगी इस स्तर तक पहुंच जाता है तो ज्ञान आत्मा को अनुभव करने लगता है। आत्म तत्व को व्यक्ति स्वयं ही पहचानने लगता है। योग के सिद्धांत के बल पर नैतिक क्षेत्र में जो स्थायी रूप से जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, नैतिकता पर चलने को अभिप्रेरित करता है। जो नैतिकता सत्यता की अच्छाइयों रूपी ज्ञान हम इस योग के बल पर सीख सकते हैं, वह दूसरे किसी सिद्धांत से सहज व सरल नहीं है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि मन को कंट्रोल करना यानी कि मन को नियंत्रित करना योग का प्रथम कर्तव्य है। तो शारीरिक क्रियाएं तो ठीक रहती ही हैं योग के द्वारा, लेकिन मन नियंत्रित हो जाता है। जो हमारा मन चंचल है, मान लीजिए पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, किसी का घर के काम में मन नहीं लगता है तथा किसी का परीक्षा देने में ही मन नहीं लगता, यानी मन ही नहीं करता, फॉर्म भर दिया और परीक्षा देने नहीं जा रहे। तो योग से क्या है, योग ये शिक्षा देता है कि अपने मन को नियंत्रित करिए, कंट्रोल करिए और जो विचार बना लिया है, धारणा कर ली है, उसको पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे समीक्षात्मक सिद्धांत यानी कि क्रिटिसिज्म थ्योरी। क्रिटिसिज्म थ्योरी में इसके जो महर्षि और दार्शनिक हुए हैं वे हैं इमैनुअल कांट। आधुनिक दर्शन का महर्षि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ज्ञान के कारण की खोज के लिए बुद्धिवाद और अनुभववाद, जो अनुभव होता है उसी कहा गया है अनुभववाद, उसका बाद जो है दोनों की ओर बढ़ा। उसने पक्षपात रहित होकर इन दोनों वादों और ज्ञान की शक्ति की परीक्षा की, इसलिए इसके निर्धारित सिद्धांतों को परीक्षावाद का नाम दिया गया। इसके अनुसार दार्शनिक प्रणाली न बुद्धिवाद की प्रणाली है और न ही अनुभववाद की प्रणाली, परंतु समीक्षा की प्रणाली है। कहने का तात्पर्य ये है मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर एक तरह से समीक्षा की जाती है और समीक्षा के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस प्रकार से बुद्धिवाद और अनुभववाद कार्य करते हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। कांट महोदय ने लिखा है, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कांट परीक्षावाद वह दर्शन है जो कुछ कहने के पहले तोलता है और कुछ जानने से पहले भी तोलता है। परीक्षावाद
वह दर्शन कहा गया है कि माप तोलकर ही कार्य किया जाता है, जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन दी कि जो कुछ कहने के पहले तोलता है और कुछ जानने के बाद या पहले भी उसकी शर्तों की जांच करता है। कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को अंधविश्वासी मानते हैं, बताते हैं, डॉगमेटिक बताते हैं। इनका कथन है कि बुद्धिवाद बुद्धि के गुण, दोषों और उसकी सीमाओं की जांच किए बिना इस अंधविश्वास को अपना लेता है कि बुद्धि जो भी रीजन है से असलियत का ज्ञान हो सकता है। अनुभववादी भी इतना अंधविश्वासी हो जाता है क्योंकि वह अनुभव एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके के गुण दोषों की जांच किए बिना ही इस अंधविश्वास में डूबा रहता है कि अनुभव से असली ज्ञान मिल सकता है। यानी कि बुद्धि से कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो जब भी सोचता हूँ मैंने कोई निर्णय लिया है मैंने अच्छा ही लिया होगा, तो ये चीज़ इसको कांट महोदय नहीं मानते हैं और इस बात पर भी वे विश्वास नहीं करते कि हमने ये पहले कार्य किया था, हम इस रास्ते से गए थे तो हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम तो जाते रहते हैं और ये यहाँ का जो मान लीजिए बस स्टैंड है यहीं पर है, रेलवे स्टेशन यहीं पर है, लेकिन भविष्य में कभी चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर हो जहाँ पर आपका अनुभव रहा है, आप बहुत सालों बाद वहाँ पर लौटे हैं, तो ये चीज़ को ये लोग नहीं मानते हैं, इस बात के लोग नहीं मानते हैं, ये विद्वान नहीं मानते हैं। कांट का मत है कि दर्शन का कार्य बुद्धि और अनुभव दोनों की ही समीक्षा करके ये देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या महत्व है। अपनी समीक्षा प्रणाली के आधार पर कांट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञान की क्रिया में बुद्धि और अनुभव यानी कि दोनों को आवश्यक है, क्योंकि अनुभव से ज्ञान का कच्चा माल जो होता है रॉ मटेरियल मिलता है और बुद्धि से इसका आकार यानी कि फॉर्म मिलता है। बिना अनुभव के कोई सामग्री प्राप्त नहीं कर सकता और बिना बुद्धि के कोई से निश्चित रूप नहीं दे सकता है। अतः एक की भी अनुपस्थिति में ज्ञान की निष्पत्ति अथवा विकास संभव नहीं होता है। कांट का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं अंधी होती हैं और संवेदनाओं के बिना बुद्धि खोखली एम्पटी होती है। इसीलिए कांट के मन को इंद्रिय और बुद्धि दो शक्तियां माना गया है। इंद्रियां शक्ति से संवेदना की उत्पत्ति होती है और बुद्धि द्वारा उनको जो है संबंधित किया जाता है। कांट ने ये भी कहा कि बिना प्रत्ययों के संवेदन अंधे होते हैं, यानी कि उन्हें दिखाई नहीं देता और बिना संवेदनों के प्रत्यय खाली शून्य होते हैं। Percepts without concepts are blind. Concepts without percepts are empty. बुद्धि और अनुभव के बीच की खाई को पाट दिया गया। इस प्रकार कांट का समीक्षात्मक सिद्धांत अनुभववाद और बुद्धिवाद में समन्वय करता है। कांट क्रिटिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज सीक्स टू reconcile empiricism with रेशनलिज्म। इसके परिणाम स्वरूप जब कोई भी दार्शनिक पूरे अनुभववाद या पूरे बुद्धिवाद की दुहाई नहीं देता है, सभी ज्ञान की प्राप्ति और उत्पत्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों का हाथ मानने लगे हैं। बुद्धिवाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता बुद्धि को और अनुभववाद ज्ञान की अंतिम प्रामाणिकता इंद्रिय अनुभव को मानते हैं, परंतु फिर भी कांट के समीक्षावाद या समीक्षात्मकवाद ने इन दोनों विरोधी मतों के एकाकीपन को दूर करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी है और ये बताया कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग का फल है, उनमें से एक भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अधूरा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।